आज हम प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्र छात्राओं और सभी भारत देश के प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो पीजीटी तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ बीए थर्ड ईयर के बच्चे या एमए के छात्र छात्राएं भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे। संक्षेप में गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों का अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का पहला शासक श्रीगुप्त माना जाता है, जिसका कार्यकाल 275 से लेकर 300 ईस्वी तक माना जाता है। तो श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है और इसकी उपाधि महाराज थी। ये महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए श्रीगुप्त ने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की, जिससे संकेत मिलता है कि वह किसी न किसी अधीनस्थ का सामंत रहा होगा, किसी न किसी राजा के अधीनस्थ सामंत रहा होगा, क्योंकि गुप्त काल तक आते आते महाराज जैसी उपाधि छोटे एवं अधीनस्थ सामंतों के लिए प्रयोग होने लगे थे। तो गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा श्रीगुप्त है, जिसका कार्यकाल लगभग 275 से लेकर 300 तक है। लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है और इसने महाराज की उपाधि भी धारण की। दूसरा महत्वपूर्ण राजा जो हुआ वो घटोत्कच हुआ। इसने 300 ईस्वी से लेकर लगभग 319 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का दूसरा शासक भी श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच हुआ। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में उसे गुप्त वंश का प्रथम शासक या इसे आधिराज भी कहा जाता है, यानी कि घटोत्कच को आधिराज की उपाधि भी मिली थी। कहने का मतलब है कि प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में उसे गुप्त वंश का शासक आधिराज भी कहा गया है। स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा जिले से प्राप्त हुआ है। स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख में घटोत्कच के समय से गुप्त वंशावली प्राप्त होती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि ली थी, जिससे संकेत मिलता है कि यह भी
किसी न किसी राजा का अधीनस्थ शासक रहा होगा, तो दूसरी ओर राज विस्तार की दृष्टि से यह देखा जाए तो भी श्री गुप्त एवं घटोत्कच छोटे राजा ही प्रतीत होते हैं। यानी कि गुप्त वंश के प्रारंभिक राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच हुए। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, तो घटोत्कच ने आदि राज की उपाधि धारण की, और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि भी धारण की थी, और उसी के नाम पर घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। तो गुप्त वंश का महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिसका शासनकाल 319 से लेकर 350 ईस्वी तक माना जाता है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसकी उपाधि उसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये महत्वपूर्ण बात है। इसका राज्याभिषेक 319 ईस्वी में। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो गुप्त संवत 319 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, जब चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक 319 ईस्वी को गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। गुप्त संवत 319 माना जाता है। गुप्त अभिलेखों में इसी संवत का प्रयोग हुआ है। मध्यकाल में आए अरब यात्री अलबरूनी शक संवत 78 एवं गुप्त संवत के बीच 241 वर्ष का अंतर बताता है। अर्थात 78 + 241 = 319 ईस्वी। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसको महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है। इसके राज्याभिषेक सन 319 ईस्वी को गुप्त संवत का आरंभ भी माना जाता है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। चंद्रगुप्त प्रथम पहला ये वास्तविक संस्थापक है, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। इस पर ही 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इस प्रकार गुप्त संवत का प्रचलन करता चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल की सर्वप्रमुख राजनीतिक घटना चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल की प्रथम राजनीतिक घटना गुप्तों एवं लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध की स्थापना थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी
कुमार देवी से विवाह किया। इस समय लिच्छवी उत्तरी बिहार की प्रमुख शक्ति थे। लिच्छवी उत्तरी बिहार के प्रमुख शक्ति थे और उनका राज वर्तमान नेपाल तक विस्तृत था। लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध गुप्त शक्ति के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुए, यानी कि लिच्छवियों के साथ विवाह गुप्तों के साथ होने से गुप्त वंश का विस्तार होता है। इस विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों को विवाह प्रकार या चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, चंद्रगुप्त देवी या कुमार प्रकार अथवा लिच्छवी प्रकार के सिक्के आदि नामों से जाना जाता है। संक्षेप में और पढ़ लेते हैं, यानी कि गुप्तों का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसे गुप्त संवत का प्रचलनकर्ता भी माना जाता है। और गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा की उपाधि धारण की। और क्या खास बात रही है, और उसने स्वर्ण सिक्के भी चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्के भी चलाए। इसके बाद गुप्त वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त को माना जाता है, जिसका पीरियड 350 से लेकर 375 ईस्वी माना जाता है। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्त में स्वयं को लिच्छवी दोहित्र घोषित करता है। समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रशस्त में स्वयं को लिच्छवी दोहित्र घोषित करता है, अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न पुत्र वामन की पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है। वामन की पुस्तक यह है वामन की पुस्तक काव्यालंकार। वामन की पुस्तक काव्यालंकार में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वामन की पुस्तक काव्यालंकार में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश अंकित है। समुद्रगुप्त की उपाधियां तो समुद्रगुप्त की उपाधियों में सबसे पहले अप्रतिरथ उपाधि समुद्रगुप्त को मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण उपाधियां जो है व्याघ्र पराक्रम मिला है,
समुद्रगुप्त की उपाधियाँ व्याघ्र पराक्रम पीसेस में आया हुआ है। तीसरी उपाधियाँ है सर्व राजोच्च छेता, सर्व राजोच्च छेता, सर्व राजोच्च छेता। इसका मतलब होता है समस्त राजाओं को पराजित करने वाला या समस्त राजाओं को उन्मूलन करने वाला। इसको सर्व राजोच्च छेता भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चौथा है धरणबंध, ये भी पीसीएस में पूछा जाता है। चौथा शासक है, चौथी उपाधि समुद्रगुप्त की धरण बंधक। और चौथी उपाधि है, पांचवी है शास्त्र तत्वार्थ, शास्त्र तत्वार्थ, शास्त्र तत्वार्थ। ये है शास्त्र तत्वार्थ। इसका मतलब होता है समस्त शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला। समुद्रगुप्त के लिए यह शब्द आया है, समस्त शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला। इसके बाद अगली उपाधि है अनेकाश्वमेध याजिन, अनेकाश्वमेध याजिन, अनेकाश्वमेध याजिन अर्थात अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला, अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला, अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने वाला। प्रभावती के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है ये उपाधि अनेकाश्वमेध याजिन। ये प्रभावती पूना ताम्रपत्र में मिलता है। इसकी सातवीं उपाधि है परम भागवत। परम भागवत की उपाधि गया ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। परम भागवत की उपाधि गया ताम्रपत्र, परम भागवत की उपाधि गया ताम्रपत्र में मिलता है। आठवां उपाधि है मनुष्यस्य लोक धामनो देवस। आठवां उपाधि है महत्वपूर्ण, मनुष्य लोक धामनो देवस। धामनो देवस अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाला, पृथ्वी पर निवास करने वाला। और समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिला हुआ है। समुद्रगुप्त को कृष्णचरित्र काव्य का रचयिता भी माना जाता है। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली है। तो वहीं पर परमाण शासक भोज को भी कविराज की उपाधि मिला हुआ है। उसी प्रकार से मुगल शासक औरंगजेब को भी कुशल वीणावादक कहा गया है। तो यानी कि कविराज की उपाधि प्राप्त करने वाले राजाओं में सर्वप्रथम समुद्रगुप्त, दूसरे शासक हैं परमाण वंश के शासक राजा, फिर मध्यकाल में आते हैं औरंगजेब। इनको भी कविराज की उपाधि मिली है। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त की मुख्य बातों का अध्ययन किया। तो समुद्रगुप्त की अन्य जानकारी के लिए हमें उनके प्रयाग प्रशस्त का अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित कौशाम्बी स्तंभलेख पर अंकित है, महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी स्तंभलेख पर अंकित है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित कौशाम्बी स्तंभलेख पर अंकित है। इस स्तंभ को बाद में अकबर ने
प्रयाग किले में स्थानांतरित करवा दिया था। इससे इसमें बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त को सर्वप्रथम कैप्टन ए टाथर ने प्रकाशित करवाया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त का सर्वप्रथम कैप्टन ए थापर ने प्रकाशित करवाया था, जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक से लेकर उसकी समस्त दिग्विजयों अर्थात राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण अंकित मिलता है। इस प्रकार प्रशस्त के रचनाकार समुद्रगुप्त का महासंध विग्रहिक हरिसेन था। हरिसेन का सहयोगी तिलभट्ट था। तिलभट्ट का नाम भी मिलता है। समुद्रगुप्त का महासंध विग्रहिक हरिसेन था और हरिसेन का सहयोगी तिलभट्ट का नाम भी मिलता है। प्रयाग प्रशस्त की भाषा शुद्ध संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ब्राह्मी लिपि थी। यह गद्यपद मिश्रित शैली अर्थात चंपू शैली में अंकित है। अपनी समस्त विजयों के उपरांत अपनी समस्त विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अपनी पौत्री प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेकाश्वमेध याजिन भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को अनेकाश्वमेध याजिन भी कहा गया है। इस प्रकार से हम गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्तों का स्वर्ण सिक्का दिनार था। गुप्तों का रजत सिक्का रूपक या रुपयक था। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक जो पांचवा हुआ है वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसका शासनकाल लगभग 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी माना जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ नाम एवं उसकी उपाधियां इस प्रकार मिलती हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ नाम एवं उसकी उपाधियां इस प्रकार मिलती हैं। काव्य मीमांसा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम कार्तिकेय मिलता है। काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम कार्तिकेय मिलता है। वहीं
सांची अभिलेख में उसे देवराज कहा गया है। देवराज कहा गया है। इसकी अनुपाधियों में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अनुपाधियों में उसे देवश्री की उपाधि मिली है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाधि है परम भागवत का उपाधि मिला हुआ है। परम भागवत उसके वैष्णव मतानुयायी होने का प्रतीक था। तीसरा है शकार। शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकार भी कहा गया है। चौथा उपाधि है कीर्तस्न पृथ्वी जय। कीर्तस्न पृथ्वी जय अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए तत्पर। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पांचवा उपाधि जो है वो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुजरात काठियावाड़ के शकों को पराजित करने के कारण इसकी एक उपाधि शकार मिलती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुजरात काठियावाड़ के शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकार एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और शकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों के आधार पर उसने अत्यधिक संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। अत्यधिक संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी करने का श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के जारी करने का श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है। चांदी के सिक्कों के अतिरिक्त सांची अभिलेख एवं गुदेगिरी गुहालेख में भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा शकों की विजय की सूचना मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान अधिकारियों के बारे में हम संक्षेप में अध्ययन कर लेते हैं। पहला है प्रधान सचिव। प्रधान सचिव कौन था? वीरसेन शाह था। वीरसेन शाह था। वीरसेन शाह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बहुत बड़ी बात है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सचिव जो था वीरसेन शाह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रधान सेनापति जो था आम्रकार्दो, ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आम्रकार्दो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तीसरा है उपरिक। ये उपरिक जो था वो प्रांतों का राजपाल होता था। उपरिक का पद अधिकार राजा अपने पुत्रों को अधिकतर राजपाल बनाता था, जिससे कि वह प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर ले और बाद में राजा के दायित्वों को ठीक ढंग से संभाल सके। इसी प्रकार से चौथा महत्वपूर्ण शासक जो है वो बलात्कृत माना जाता है। बलात्कृत अर्थात सेनापति, यानी कि गुप्त वंश में बलात्कृत जो होता था वो सेनापद होता था।
पांचवा महत्वपूर्ण पद जो है वो कुमारा मात का है। कुमारा मात, कुमारा मात, कुमारा मात अर्थात विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी थे। ये कुमारा मात अधिक अर्थात विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी थे। अगर आज की तुलना में कहा जाए तो आईएएस यानी कि डीएम को हम कह सकते हैं कि कुमारा मात जो होता था आज के समय में डीएम होता था। कुमारा मात विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी होते थे जिनकी वर्तमान समय में आईएएस अधिकारियों से हम कर सकते हैं। छठा महत्वपूर्ण जो शासक था वह था रण भंडाराधिकृत, रण भंडाराधिकृत अर्थात सैनिक साज सामानों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी। रण भंडाराधिकृत मतलब था सैनिक साज सामानों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी। अगला जो है दंडपाशिक होता था। दंडपाशिक ये पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उसके बाद महादंडनायक, महादंडनायक ये मुख्य न्यायाधीश होता था। महानंदनायक मुख्य न्यायाधीश होता था गुप्त काल में। अगला है गुप्त काल का महत्वपूर्ण है विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक ये है विनय स्थिति स्थापक। ये कानून की व्यवस्था करता था। विनय स्थिति व्यवस्थापक कानून विनय स्थिति स्थापक कानून व्यवस्था की स्थापना करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक कानून व्यवस्था की स्थापना करने वाला प्रमुख अधिकारी। अगला अधिकारी है महासंध विग्रहिक। महासंध विग्रहिक, महासंध विग्रहिक, महासंध विग्रहिक जो था महासंध विग्रहिक, महासंध विग्रहिक युद्ध और संधि के मामलों का प्रमुख अधिकारी अर्थात विदेश मंत्री होता था। महासंध विग्रहिक, महासंध विग्रहिक, महासंध विग्रहिक युद्ध और संधि के मामलों का प्रमुख अधिकारी अर्थात विदेश मंत्री होता था। अगला अधिकारी है खाद्यत पाकिक। खाद्यत पाकिक, खाद्यत पाकिक है राजकीय भोजनालय का प्रमुख अधिकारी होता था। खाद्यत पाकिक, खाद्यत पाकिक, खाद्यत पाकिक विशेष तौर पर खाद्यत पाकिक राजकीय भोजनालय का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला है भटासुपति। भटासुपति, भटासुपति ये घुड़सवार सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। घुड़सवार सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। महाप्रतिहारी, 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 महाप्रतिहारी का मतलब होता है मुख्य दवारिक, मुख्य दवारिक, मुख्य दवारिक। इस प्रकार से हमने मतलब गुप्त वंश की प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों का अध्ययन किया, जिनमें से जो क्वेश्चन बनता है अधिकतर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बनता है और समुद्रगुप्त पर और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त से भी क्वेश्चन बन सकता है।
लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसे कार्तिकेय भी कहा गया है। देवराज की उपाधि भी इसको मिली हुई है, जो साची का लेख में उसे मिलता है। इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवश्री की उपाधि मिलती है, परम भागवत की उपाधि मिला हुआ है, सकार का उपाधि मिला हुआ है, कृतस्न पृथ्वी जय की उपाधि मिली है और विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। उसी प्रकार से समुद्रगुप्त को भी कई उपाधियों से जाना जाता है। इससे अप्रतिरथ की उपाधि मिली है, व्याघ्र पराक्रम की उपाधि मिली है, समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्च छेता की उपाधि मिली है, अर्थात समस्त राजाओं को उन्मूलन करने वाली की उपाधि भी मिली है, और धरण बंधक की उपाधि मिली है, शस्त्र तत्वार्थ समस्त शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला की उपाधि भी मिली है, अनेकाश्वमेध याजिन अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला भी समुद्रगुप्त को माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उपाधि परम भागवत की है, जो गया ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है। उसके बाद कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त को मिलता है। इस प्रकार से कविराज की उपाधि परमार शासक राजा भोज को मिलता है, और वही मध्यकाल के राजा औरंगजेब को भी कभी माना जाता है। ये अच्छा वीणा वादक बजाने में कुशल था। उसी प्रकार से प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि मिली थी। उसके बाद घटोत्कच आता है। घटोत्कच आदिराज गुप्त वंश का प्रथम शासक घटोत्कच को आदिराज भी कहा जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण है कि स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख जो मध्य प्रदेश में मिला है, तो सुपिया अभिलेख में ही घटोत्कच के समय से गुप्त वंशावली भी प्राप्त होती है, और घटोत्कच के नाम से भी इस नाम का इस गुप्त वंश को घटोत्कच वंश के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच को भी महाराज की उपाधि मिली हुई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने गुप्त वंश में सर्वप्रथम इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा विभाग बाद की धारण की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। और इस प्रकार से मोटा मोटा आज हमने गुप्त वंश के राजनीतिक घटनाक्रम को पढ़ा, उनमें महत्वपूर्ण शासकों का अध्ययन किया। श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हमने अध्ययन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख अधिकारियों का भी हमने उल्लेख किया, जिसमें उसके प्रधान सचिव वीरसेन का नाम आता है, जो शैव धर्म का अनुयायी था। प्रधान सेनापति आम्रकार्दो का उल्लेख मिलता है। आम्रकार्दो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उपरिक्त जो था ये प्रांतों का राजपाल होता था। चौथा महत्वपूर्ण शासक बलाधिकृत था, अर्थात वह सेनापति होता था। पांचवा था कुमारामात्य, अर्थात विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जिसकी तुलना वर्तमान समय में आईएएस अधिकारियों से की जा सकती है। रणभंडाराधिकृत अगला था। रणभंडारगृह ये सैनिक साज सामानों को सुरक्षित रखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दंडपासेक ये पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उसके बाद महादंडनायक का नाम आता है। महादंडनायक गुप्त काल में महान्यायाधीश का काम करता था। इसके बाद विनय स्थिति स्थापक ये कानून व्यवस्था की स्थापना करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। महासंध विग्रहिक युद्ध और संधि के मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, अर्थात इसी को हम महासंध विग्रहिक को विदेश मंत्री भी कह सकते हैं।
खाद्यत पाकिक अगला प्रमुख जो अधिकारी थे, खाद्यत पाकिक थे, ये राजकीय भोजनालय का प्रमुख अधिकारी। उसके बाद भटाशपति घुड़सवार सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने गुप्त काल के राजनीतिक घटनाक्रम को अध्ययन किया। विशेष रूप से बीए के बच्चों को और एमए के बच्चों को, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, और ख़ास करके प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्राओं को, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे हायर हो, और चाहे वो पीसीएस की परीक्षा भी हो या वनडे परीक्षा हो, इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। हम सभी छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जीवन में सफल हों, कभी निराश ना हो, और सफलता आपको जीवन में अवश्य मिले। दिन प्रतिदिन उन्नत करें, यही ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद।